साहित्य सीजन प्रोग्राम में डॉक्टर जय भगवान सिंगला का आपको सादर प्रणाम। आज हम आपको इस प्रोग्राम में रूबरू कराने जा रहे हैं एक प्रतिष्ठित स्थापित कवयित्री डॉक्टर ममता सूद से। ममता सूद, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ममता, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी साहित्य में रुचि कब से है? सिंगला साहब, साहित्य में रुचि तो मेरी बचपन से ही रही। तो पहले डायरी लिखने का शौक़ था मुझे। डायरी में हर जो चीज़ घटित होती थी तो मैं डायरी में लिख देती थी, और लिखते लिखते कब साहित्य में रुचि पैदा हो गई तो मुझे खुद भी नहीं पता ही नहीं चला। मतलब साहित्य आपके खून के अंदर आ गया जी। आपने जब से डायरी लिखनी शुरू की? जी। तो उसके बाद स्कूल की मैगज़ीन, कॉलेज की मैगज़ीन में जो भी टॉपिक दिए जाते थे तो उस पर मैं अपनी रचना लिखकर भेज देती थी। तो वो छपी हुई है आज तक। और दीपशिखा उस टाइम कॉलेज में हमारी मैगज़ीन थी तो उसमें अभी भी हैं। आज मैम ये बताइए कि जैसे कहते हैं ना, इसमें 9 रस होते हैं, तो आपको कौन से रस में ज़्यादा लिखना अच्छा लगता है? और उसमें से आप ना 4 लाइनें हमें पढ़ के बताइए हमारे दर्शकों को। मैं नवरस जो है, आपको मेरी जो किताबें हैं उसमें सभी रसों का समीक्षण मिलेगा। क्या बात। फिर भी मैं आपको जो मंच पर मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी, हाँ, सुनाई थी, उसके बारे में मैं आपको सुनाती। हाँ जी, पहली जो मंच पर जो मैंने पहली कविता सुनाई वो नारी की वेदना के ऊपर है। स्वागत है। मात्र इसलिए कि मैं एक नारी हूँ। जब चाहा अपना लिया मुझको, जब चाहा ठुकरा दिया मुझको, जब चाहा रिश्तों की डोर में बांध लिया मुझको, जब चाहा मित मक्खी की तरह जीवन से निकाला मुझको, जब चाहा मोल भाव किया मेरा, और जब चाहा हृदय के उच्चासन पर बिठाया मुझको, जब चाहा पैरों के नीचे रोन दिया मुझको, मात्र इसलिए कि मैं एक नारी हूँ। ये मेरी एक मैंने आपकी किताबें जो देखी हैं उसमें आपने जो सामाजिक बुराइयां हैं उसमें काफ़ी कटाक्ष किए हैं जी। प्रभावशाली शब्दों से आपने कटाक्ष किया, तो उसके बारे में कोई 2 लाइनें बताइए आप। कुदरत की शक्ति। कुदरत बता देती है इंसान की औकात। हम कुदरत के साथ कितनी बेईमानी करते हैं। तो कुदरत बता देती है इंसान की औकात, धन दौलत से नहीं बनती किसी की बात। सिकंदर चला था जीतने संसार, सिकंदर चला था जीतने संसार, काल ने समझा दी शय और मात। क्या बात। गलती का जब हो गया एहसास, तभी समझे जीवन का प्रभात। बनना है यदि अच्छा इंसान, पहले करो अपने आप से मुलाकात। चलो ये बताइए, आप तो जॉइंट फैमिली में रहती है ना, तो आपने अपने सास ससुर की सेवा की, तो उसको आप किन शब्दों में बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, ताकि उनको भी कोई प्रोत्साहन मिले? देखो कि जितना समय मैंने अपने पिता के साथ नहीं गुजारा, उतना उससे ज़्यादा समय मैंने अपने ससुर जी के साथ गुजारा है। तो उन्होंने हर एक चीज़ का ध्यान एक बेटी की तरह ही मेरा रखा। उन्होंने हर चीज़ मुझे लाके, घर से बाहर जब जाती थी तो वो बोलते थे, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, तुम्हारे पास पैसे हैं, ऐसे मत जाना, ये चीज़ अपना, हर चीज़ का वो ध्यान रखते थे। कितनी पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं? मेरी 5 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। सबसे पहली आपकी कब प्रकाशित हुई? 2017 में कितने वर्ष। 2017 में? हाँ जी, 2017 में कितने वर्ष। पुस्तक का नाम कितने वर्ष। कितने वर्ष। हाँ जी। तो उसकी कोई रचना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? उसके ऊपर मैं, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे औरत के ऊपर मैंने एक कविता है, इसी के ऊपर ही है, इसी किताब से ही मैंने पढ़ के सुनाती हूँ आपको। औरत। रूप मेरे हैं अनेक, रूप मेरे हैं अनेक, जैसा चाहो बन जाती हूँ, सांचा कैसा भी हो मैं उसमें ढल जाती हूँ। कोई मुझे माँ कहता है, कोई मुझे माँ कहता है, किसी की बेटी कहलाती हूँ, कोई देता पत्नी का दर्जा, किसी की दादी नानी चाची मामी बन जाती हूँ। फूल के सम कोमल भी हूँ, फूल के सम कोमल भी हूँ, शैल के सम कठोर भी, मिश्री के सम मीठी भी हूँ, नीम के सम कड़वी भी। क्या बात। धरा सी है मुझ में सहनशीलता, धरा सी है मुझ में सहनशीलता, वक्त परे तो दुर्गा काली भी बन जाती हूँ। जी, आजकल ना डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इससे आप क्या समझते हैं? साहित्य को कुछ मिला या साहित्य का नुकसान हुआ?
हमारे जो युवा हमारे रचनाकार हैं नवोदित, वो इसका लाभ उठा पा रहे हैं या उसका कोई नुकसान हो रहा है? साहित्य में इसका क्या योगदान रहेगा, टेक्नोलॉजी का? सिंगला साहब, आपको ये तो पता है विज्ञान के कुछ लाभ भी हैं तो और हानियां भी हैं। तो इसी प्रकार जो लेखन जो आप कह रहे हैं, तो उसमें क्या है कि भी हमें फटाफट सब चीज़ें मिल जाती हैं, गूगल में सर्च करें हमें मिल जाती हैं, पब्लिकेशन करवाना है तो हम लिख लेते हैं। लेकिन कई बार वो जो रिटर्न में हम लिखते हैं तो वो सही ढंग से नहीं लिखा जाता। जैसे उज्ज्वल शब्द है, उद्देश्य शब्द है, तो वो शब्द ठीक ढंग से नहीं आते। कुछ पढ़ने की रुचि जो भी हाँ कम जी, हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मिल तो जाता है सब कुछ, लेकिन पढ़ने के प्रति जो रुझाव और जो हम सीखते हैं पढ़ने से, वो खत्म होता जा रहा है। पढ़ने के बाद आदमी के साहित्य लेखन में कितना निखार आता है आपके हिसाब से? पढ़ने से मेरे हिसाब से तो बहुत निखार आता है। सुनने से, पढ़ने से, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो आपकी शब्दावली में, आपके पढ़ने में, लेखन में सुधार नहीं हो सकता। आपको क्या लगता नहीं कि आज का जो लेखक है वो पढ़ने में कम यकीन करने लगा है? नहीं, आज का लेखक जो मैं ये मानती हूँ कि जो आज की युवा पीढ़ी है वो जल्दी से जल्दी सब कुछ पा जाना चाहती है। भी सब कुछ जल्दी से मिल जाए सहज मुझे। पके सो मीठा होए, वो बात नहीं है। जी, तो वो सब कुछ एकदम भी इकट्ठा करना चाहती है। तो उस सिलसिले में वो पढ़ने में और अपना उसमें कई चीज़ें वो खो देती है। अपने साहित्य में वो चीज़ नहीं ला पाते जो चीज़ उन्हें समाज को संदेश देने के लिए होता है। ना ये लाइनें बहुत फेमस हैं कि मनोरंजन ही नहीं केवल बिल्कुल कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो आज के जो लेखक हैं जो बिना पढ़े लिख रहे हैं, बिना मेहनत किए कि गूगल के पे सर्च करके, तो क्या वो इस पे पूरा उतरेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो उतना प्रभावशाली लेखन रहेगा ही नहीं साहित्य। अब देखो, पुराना आप साहित्य उठा लो, आप चाहे वीर गाथा काल का ले लो, चाहे भक्ति काल का ले लो, तो वो अब भी पढ़ते हैं, हमें कुछ उनसे सीखने को मिलता है। एक नए विचार उत्पन्न होते हैं, नई भावनाएं हमारी जो है ना, वो नई भावनाएं हमारे अंदर आती हैं। जी। लेकिन आज का जो लेखक है, अभी आज हमने पढ़ा और थोड़ा सा भी, जैसे अब आज आप उनको ही गाने को ले लो, आज के फिल्मों में जो गाने आज आए और कल चले गए, जो पुराने गीत आज भी आप बैठ के सुनो, आप कितने भी ऐसे ही लगते हैं नए गीत और उतने ही सुरीले हैं। तो इसी प्रकार साहित्य, एक बात से मेरे मन को बहुत दुख होता है, आज कवि सम्मेलनों में अश्लीलता का जोर बढ़ता जा रहा है। जो स्थापित कवियत्री भी हैं, स्थापित जिनका नाम है, वो भी जो कवि सम्मेलनों में ना पता नहीं क्यों अश्लीलता का सहारा लेने लगी है, द्विशब्दी अर्थ बोलने लगी है। आप इसको कैसे लेते हो? किस दिशा में हमारा समाज जाएगा? दुख होता है। साहित्य का जो सृजन करने का मेन मकसद होता है कि समाज को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा संदेश जाए। तो अगर अश्लीलता परोसी जाएगी तो हमारा युवा कहाँ जाएगा? भटकाव होगा। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव तभी तो पड़ रहा है उनके ऊपर। वो अश्लीलता जो है, थोड़ी देर वो बिखेरेंगे तो उनके पास क्या जाएगा? कुछ भी नहीं रहेगा। कुछ जो साहित्य का मेन जो मकसद है, संदेश देना, जो हमें पुराने किताबों से हमें मिला है, तो हम युवा पीढ़ी को क्या देंगे? जो आज अगर लिखेंगे तो किन शब्दों में आप उनको अपना संदेश देना चाहोगे जो पढ़ो, जिनका नाम है, स्थापित हैं, फिर भी वो अश्लीलता का सहारा लेकर? एक तो है कि चलो वो हंसी का पात्र बनते हैं, सबसे पहले तो वो अपने आप को हंसी का पात्र बनाते हैं। और दुख होता है, मैं दुखी हृदय से कहती हूँ कि हमारी जो बहनें हैं, खुद अगर बहनें चाहें तो अगर अश्लीलता के लिए अगर एक शब्द भी किसी ने कहा है तो उल्ट के जवाब दे सकती हैं, उठ के भी आ सकती हैं, उल्ट के जवाब भी दे सकती हैं। तो हाँ, तो वो खुद प्रोत्साहित करती हैं उनको, वो खुद खुश होती हैं। तो ऐसी महिलाएं महत्वाकांक्षी मैं कह सकती हूँ कि वो अपना नेम के लिए, फेम के लिए कुछ भी कर सकती हैं। उनको नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बहुत दुख होता है इससे। जहाँ समाज में बुराई फैल रही है, साहित्य को भी नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, लिखने का ढंग जो है ना, शब्दावली बदल रही है। आज मैम एक बात बताइए, आप देख रहे हो समाज में आजकल तलाक बहुत बढ़ रहे हैं जी, और वृद्धों की जो सेवा है वो खत्म होती जा रही है, अवहेलना होती जा रही है, वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं। तो इसके बारे में हमारे कवियों को
क्या लिखना चाहिए? क्या ये समय की मांग नहीं है कि वो इसके बारे में लिखें? देखो भी, पहली बात तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें वृद्धाश्रम का तो जिक्र ही नहीं है। मैंने तो ये देखा है कि जिनके बच्चे बहुत अच्छे घरों से हैं लेकिन वो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, तो उनको देख के तो मुझे बहुत दुख होता है। हम 20 वर्षों से वृद्धाश्रम चला रहे हैं जी कुरुक्षेत्र में, और उसमें जितने भी आज तक वृद्ध आए हैं, 24 साल हो गए, कोई भी ऐसा माँ बाप नहीं आया जिसके बच्चे गरीब हों, झोंपड़ी में रहते हों या मेहनत करके डेली खाते। सबके बच्चे वो हैं जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, वो अपने बच्चों को ना इग्नोर कर रहे हैं। तो इसके जी, बारे जी। में आप क्या? ये संस्कारों की कमी है। जो कुछ हम सिखाएंगे बच्चों को, बच्चे बिल्कुल पेट से सीख के नहीं आते हैं। आपने अपनी कलम तो से अपने कुछ आप लिखा को है या तलाक के खिलाफ या बिल्कुल इस- बिल्कुल बिल्कुल लिखा है मैंने कोई? लिखा हुआ है आप- उसके ऊपर। ये जो सांसारिक रिश्ते हैं मोह माया के रिश्ते हैं, स्वार्थ का सब व्यापार है, बस यही तो संसार है। संसार हो चाहे परिवार, एक सा होता व्यवहार है, समय के साथ बदलता सब, बदल गए सब संस्कार हैं। क्या बात? स्वार्थ ना हो पूरा जब तक स्वार्थ तब तक तो नहीं माँ बाप होता, को साथ रखते हैं। बिल्कुल, जब स्वार्थ ना हो पूरा जब तक रखते तब तक सरोकार है, जब हो जाए स्वार्थ पूरा कर देते उन्हें दरकिनार है। जब तक बच्चे बच्चे हैं तब तक ही अधिकार है, जैसे हुए बच्चे बड़े तो करने लगते बस तकरार हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप 5 किताबें लिख चुकी हैं, जी। आपके साझा संकलन भी आ चुके हैं, तो लेखन की जो ये प्रोसेस है ना, इसमें आपको क्या क्या समस्याएं आई और कैसे आपने उनको ओवरटेक किया? देखो, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि लेखन में मुझे भी किसी भी प्रकार का समस्या मुझे नहीं आई, क्योंकि मायके में थी तब भी पूरा सपोर्ट मिला, और जब ससुराल में आई तो पति का भी और ससुर का भी, सबका मेरा बहुत प्यार मिला, और मुझे पूरा आदर सम्मान के साथ मुझे आगे बढ़ने के लिए हमेशा उन्होंने प्रोत्साहित किया। अच्छा ममता जी, एक बात और बताइए, पर्सनल बात है कि आपने जो शिक्षा के क्षेत्र में ना काफ़ी काम किया है, कई स्कूलों से आप जुड़ी हुई हैं, तो वहाँ के आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? कोई वहाँ का कोई रोचक किस्सा बताइए। हाँ बिल्कुल, जैसे कि मैं प्रबंध समिति की मेंबर भी हूँ, तो गीता कन्या स्कूल में जैसे लड़कियों को, जो लड़कियों की शिक्षा के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो 2 घरों को चलाती हैं। आगे शादी करके जाएंगी तो दूसरे घर को भी उन्होंने अच्छी तरह मेंटेन करना है, और समाज में भी रहना है, अपने आप को भी दर्शाना है, और साथ में अपने संस्कारों को, अपने परिवार को भी साथ में जोड़ना है, तो तक तलाक की नौबत ना आए, कोई इस तरह की समस्या उन पर ना हावी हो। उसके बारे में आप तो उनको उसके शिक्षित बारे करते में, हैं? हाँ, उसके बारे में हम समय समय पर बुलाते हैं, बाहर से बुलाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं भी, आप शिक्षित होकर भी अपने ऊंचे पद पे रहकर भी कैसे घर भी संभाल सकते हैं, परिवार भी संभाल सकते हैं। कि जैसे आप कवित्री हैं, आप मंच पे भी अपनी प्रस्तुति देती होंगी, तो किसी साहित्यिक मंच से आप, संस्था से जुड़ी हैं आप? हाँ, सार्थक साहित्य मंच की मैं कोषाध्यक्ष हूँ। कहाँ से? कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र में? हाँ जी, अदबी संगम अच्छा, की उसकी भी हूँ। आप कोषाध्यक्ष हैं? जी, ऐसे ही अलग अलग प्रांत जो अलग अलग जो हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा, अलग अलग जो महाराष्ट्र, अलग अलग मंचों से मैं जुड़ी हुई हूँ। वो ऑनलाइन काव्य गोष्ठी होती रहती है उसमें, और बहुत कुछ सीखने को और जानने को, उनकी शैली कैसी है उसके बारे में भी। लोकल में आप किससे प्रभावित हैं ज़्यादा, जो कभी आपके आते होंगे आपके मंच में? हाँ जी, मैं डॉक्टर सी डी कौशल जी का नाम लेना CD चाहूँगी, कौशल जी। आदरणीय तो वो क्या रतन जुड़े चंद सरदाना मंच के- जी से। मंच के हाँ जी, कुछ ऑफिस बेरर हैं? हाँ जी, रतन चंद सरदाना जी संरक्षक हैं, और अध्यक्ष हैं डॉक्टर सी डी कौशल जी। तो इतना प्रभावशाली उनका व्यक्तित्व है, तो उनसे जितना भी हम सीख सकते हैं, कोशिश कितना रहती है सीखा? हमारी। मैं तो अब तक सीख रही हूँ, जब से मैं जुड़ी हूँ सार्थक साहित्य मंच से, तब से मैं सीखती आ रही हूँ और अभी सीख रही हूँ। अच्छा, वहाँ का कोई रोचक किस्सा आपके पास है? कोई आप मंच का संचालन कर रहे हैं या आप बोल रहे हैं या कोई और बोल रहा है, उस समय का कुछ कोई शिक्षाप्रद किस्सा हो, कोई रोचक हो किसी तरह से?
जैसे भी मैं कविताएं मैं लिखती रहती हूँ, कुछ सुना दिया या कुछ है, तो उसमें सरदाना जी, आदरणीय सरदाना जी कई बार मुझे ये कहते हैं, ये मत समझो कि तुम अच्छी कवित्री बन गई हो, भी अच्छा बोलने लगी हो या अच्छी कवित्री बन गई हो, तो अभी तुमने दूर तक जाना है और अभी कुछ नहीं है, अभी और सीखना है, अभी तुमने और अभी तुम्हें लिखना नहीं आया अभी, यानी कि उनके और साथ में हंसी के साथ एक बात करते हैं कि भी हाँ, तो मैं उनको भी, अभी तो मैंने चलना भी शुरू नहीं किया, उठना तो दूर की बात है, भी चलना भी शुरू नहीं किया, मैं उनके आगे तो बिल्कुल भी मेरे पास शब्द नहीं है। आपने 5 किताबें लिखी जी। सबसे अच्छी कौन सी किताब है इसमें से जो आपको, आपके मन को छूती है कि ये मेरी किताब सबसे अच्छी है? देखो, अब आपका सिंगला साहब क्वेश्चन ये है कि भी कौन सा प्यारा बच्चा है आपका, तो जी किसी के 5 बच्चे हैं तो पांचों ही बच्चे प्यारे हैं उसके लिए, किसी एक को नहीं कहेगी कि भी प्यारा है, सबको पालते हुए एक पीड़ा सहन की हाँ है, जी, तब जाके तो इसी तरह किताब की रचना है जैसे बच्चे का जन्म देना। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी आप कहते हैं तो शब्द सारथी, अच्छा, मेरी जो किताब है उसको मुझे थोड़ा सा अच्छा, आप उसमें से पढ़ के कोई अच्छी कविता बताएंगे जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? जी। गीता के सार को जीवन में उतार लो, सार्थक होगी जिंदगी, गीता को धार लो। मन की मलिनता, मन की दुर्बलता क्षण में धुल जाए, गीता को मान लो, गीता के सार को। क्या बात। छल कपट द्वेष भावना, छल कपट द्वेष भावना क्षण में मिट जाए, आँखों में पड़ी धूल क्षण में धुल जाए, गीता के सार को जीवन में उतार लो, सार्थक होगी जिंदगी, गीता को धार लो। आपके यहाँ कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव मनाया जाता है बड़े जोर से? जी, प्रतिवर्ष। जी। तो उसमें आपने कोई मंच पे कविता पढ़ी? हाँ जी, यही जो मैं कविता बोल रही हूँ, तो ये मंच पर पढ़ी है मैंने। अब तक का जो आपका साहित्यिक सफर रहा है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, अभी और कुछ बहुत कुछ लिखना चाहती हूँ। पुराने कवियों में आपको कौन ज्यादा पसंद है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, निराला जी। निराला जी। तो छायावादी जो कवि थे, छायावादी, हाँ जी, छायावादी कवि जो थे, वो ज्यादा पसंद थे। और आज के कवियों में? आज के कवियों में तो अपने अपने जगह पर बहुत अच्छे कवि हैं, आज अच्छे आ रहे हैं, तो सही है सब। आपको क्या लगता है जो पहले के कवि थे, जो आपने पढ़े, क्योंकि आपने PhD के आपने पढ़े होंगे, और जो आज के कवि हैं, क्या मूलभूत अंतर लगता है आपको? जब मैंने आपको बताया ना, वो जल्दी पाना चाहते हैं, वो जिंदगी के अनुभव को जीना नहीं चाहते। अब ये देखो, सूरदास जी थे या उनकी जिंदगी, कबीरदास जी ले लो आप, लेकिन उनका आप साहित्य उठा के देखो तो उस टाइम उनको ये तो नहीं पता था कि ये दोहे जाएंगे, इसमें इतनी वो होंगी, तो उनको नॉलेज नहीं थी, लेकिन उनका जब हम पढ़ते हैं तो कितना प्रभावशाली है। आप ये बताइए, आप आज के जो युवा लेखक हैं, विशेष तौर पे जो कवियत्री हैं, आप उनको अपना क्या संदेश देना चाहोगे? मैं उनको ये कहूँगी कि भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, सुने और अनुभव करें, उनको एक जल्दी पहले अनुभव करें उसको, तो उसके बाद वो अपना लेखन कार्य करें, और उसमें संदेश छिपाओ, समाज को कुछ देने के लिए, हाँ, देश को कुछ देने के लिए। मनोरंजन ही नहीं, केवल कवि का कर्म होना चाहिए। हाँ जी जी जी। तो ये लाइनें स्टिक बैठती हैं कि भी साहित्यकार का जो है असली उद्देश्य ये होना चाहिए कि समाज और देश को कुछ ना कुछ शिक्षा मिले उससे। नहीं, आप क्या ये भी कहना चाहोगे कि जो आज वो बुराई देख रही है समाज में, चाहे वो तलाक की है, चाहे मोबाइल के मिसयूज की है, चाहे वृद्धों की अवहेलना की है, उसके बारे में वो ज़्यादा लिखे? हाँ बिल्कुल, संस्कृति संस्कार के बारे में मैंने जैसे कहा, अभी संस्कृति संस्कार, मेरे को याद है आप कुटुंब प्रबंधन से भी जुड़े हैं। हाँ जी, कुटुंब प्रबोधन जो एक विकल्प चल रहा है, तो उसके ऊपर हमारा यही कर्तव्य होता है कि भी हम घर घर जाकर और मोटिवेट करें कि अपनी संस्कृति और संस्कारों से जुड़े रहें। तो उसी उपलक्ष्य पर मैं एक कविता सुनाना चाहूँगी। नो करनी है, हमने सिर्फ नो काम करने हैं और कुछ नहीं करना। हमारे संस्कृति संस्कार और हमारा जो पारिवारिक ये मैसेज आपका आज की जो लेखिका हैं, कवियत्री हैं, शायद उनको जा रहा है। हाँ जी, पारिवारिक जीवन, सामाजिक और जो देश है
उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य बन सुनाइए। जाता है, तो उसके बारे में नो करनी है, भी नो काम हमें क्या करनी है। नवरत्न नो ग्रह नो देवियां हमारी, नो नवरत्न नो ग्रह नो देवियां हमारी, नो कर्मों से बदलेगी जिंदगी हमारी, नो कर्मों से बदलेगी जिंदगी हमारी। पहला कर्म मिलना मिलाना, संग हंसना और बतियाना, नया क्या सीखा क्या पाया, परिवार संग बताना। परिवार सबसे पहले कि परिवार के संग बैठ के आप बातचीत करें, जो कि आज के समय में हो नहीं पा रहा। दूसरा कर्म पड़ोसी धर्म निभाना, उनके दुख सुख में काम आना, संग तीज त्योहार मनाना, कभी मित्रों के संग महफिल सजाना। कि जब हमारे ऊपर कोई दुख का पढ़ती रहिए, मैं समझ रहा हूँ बात। तीसरा कर्म आधुनिकता के भ्रम में संस्कारों को अपने ना भुलाना, मोबाइल पर कम से कम बतियाना, सत्संग का जीवन में लाभ उठाना। क्या बात है। चौथा कर्म सबसे अहम जानो, अपने स्वास्थ्य को पहचानो, हर रोज सुबह सवेरे जगकर प्राणायाम ध्यान करना करवाना। पांचवा कर्म संस्कारों को समझना, उस पर स्वयं अमल करना, समाज में इसकी चर्चा कर नई पीढ़ी का निर्माण करना। क्या बात। छठा कर्म अपने महापुरुषों के गुणों को याद करना करवाना, कोशिश करो जीवन में लाना, उनके योगदान को भूल न जाना। सातवां कर्म अपनी भाषा भूषा को जानो, उसके महत्व को पहचानो, प्रगति का मार्ग इसी से बनता, युवा पीढ़ी को ये सब बताना। क्या बात। आठवां कर्म अपने बुजुर्गों का मान सम्मान सदा बढ़ाना, उनकी छत्र छाया में अपने आप को व समाज को आगे बढ़ाना। नवां कर्म देशभक्ति सबके मन में जगाना, समाज और देश के लिए मर मिट जाना, स्वार्थ की भावना त्याग कर संभाव की भावना सब में जगाना, सब में जगाना। ये नो अगर काम हम अपने जीवन में सभी जो श्रोतागण हैं अगर वो अपना ले तो हमारा देश और समाज सबसे ऊंच, कहते सोने की चिड़िया थी तो सोने की चिड़िया अब भी बन जाएगी। और अगर लेखिकाएं और लेखक इसको अपने कलम के उससे लिखना चाहें, अपने शब्दों में लिखना चाहें, तो एक नए समाज का निर्माण हो सकता है। और इसके लिए हमें सबको मिलकर ये प्रयास करना पड़ेगा कि जो समाज की बुराइयां हैं वो सारी दूर हो जी। और लेखकों का ये पहला धर्म है, पहला धर्म यही है। साहित्य का देखो, अब साहित्य से हमें साहित्य समाज का दर्पण माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और खाली दर्पण नहीं, वो समाज का एक सहयोगी भी है, उनको मार्गदर्शक भी है उनका। तो मैडम ममता सूद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये थे डॉक्टर ममता सूद, और आज का हमारा प्रोग्राम यहीं तक। आगे फिर हम इस सफ़र में आपको नए आदमियों से मिलवाते रहेंगे। नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।